So hello my dear future bankers, welcome back to my channel. Those who don't know about me, let me give a brief introduction about me. I am Tanu Garg. I cleared SBI PO 2023 in my first and last attempt. I hope you liked my previous videos on quant and GA strategies. Okay, so in today's video, I'll be telling you what all I did to improve my English for bank examinations. To start with, first of all, I will clear one of the major myths that is there among students, that if I am from Hindi medium, can I clear my bank examinations or not? So the answer is very much simple, that yes, you definitely can. So now you must be thinking that why I am saying this, क्योंकि मैं तो English medium से belong करती थी throughout. तो I have seen many friends जो कि मेरे साथ prepare कर रहे थे, उन्होंने अपना IBPS PO, SBI PO क्लियर किया है और वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते थे. सो प्लीज़ डोंट थिंक कि अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो आप तो बैंक एग्जामिनेशंस कभी क्लियर नहीं कर पाओगे. दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ जो बच्चों के बीच में रहता है. ओके तो दूसरी चीज़ जो रहती है दैट इज़ कि मैम माई स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट वेरी गुड, कैन आई क्लियर द इंटरव्यूज़. मुझे इंटरव्यूज़ में फोबिया है, मैं बोल नहीं पाऊँगी वहाँ पे इंग्लिश में. तो यार वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, हम कोई स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, ना ही जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो नेटिव स्पीकर्स हैं और ना ही हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट. तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर कि अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है तो ही आप एज ले पाओगे दूसरे वाले स्टूडेंट से. इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस. वो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, नॉलेज आपकी मेंस एग्ज़ाम तक चेक हो चुकी है. तो जैसे SBI में क्या होता है, देयर आर 3 राउंड्स, GD, GE एंड मतलब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है. तो वहाँ पे एक प्रेफर्ड लैंग्वेज होती है, आपको चूज़ करना होता है, आपको इंग्लिश चूज़ करनी है. आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन चूज़ इंग्लिश और यू कैन चूज़ हिंदी. ठीक है. एंड सेम इन IBPS PO में तो सिर्फ एक ही राउंड होता है, दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू का. उसमें यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज एंड मेनली ऐसा होता है कि जिस लैंग्वेज में इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपको आंसर करना है. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, मेरी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है. ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं. अगर इफ़ यू ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ एंड आप रोज़ जो भी आपका वीक एरिया है रोज़ आप उसको पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, देन यू डेफिनेटली कैन clear bank examinations. And always remember, if you are consistent enough and honest with your preparation throughout your journey, then nothing is impossible. ये तो फिर भी बैंक एग्जाम्स हैं. ओके सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट ऑल आई डिड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश फॉर दिस एग्जामिनेशंस. ठीक है. लेकिन उससे पहले आई विल टेल यू हाउ मच आई स्कोर्ड इन माई IBPS PO प्रीलिम्स एंड IBPS PO मेंस. SBI के भी आई कुड हैव टोल्ड यू, बट उसमें सेक्शनल मार्क्स नहीं आते हैं. तो IBPS PO में मेरे मार्क्स आए थे 26.50 इन इंग्लिश प्रीलिम्स एंड IBPS PO मेंस में मेरे 23 आउट ऑफ 40 आए थे इंग्लिश में, और डिस्क्रिप्टिव में मेरे 17 आउट ऑफ 25 आए थे. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव का भी आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक दिस अ लॉन्ग वीडियो. ठीक है. ओके सो नाउ आई विल स्टार्ट टू टेल यू माई जर्नी ऑफ इंग्लिश. ठीक है. तो जब मैंने स्टार्ट किया तो जो अकेला सब्जेक्ट थोड़ा बहुत जो मेरा स्ट्रॉन्ग था वो इंग्लिश था. ठीक है. तो लाइक मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया, तो जब मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने एक फुल लेंथ मॉक दिया था देखने के लिए कि हाउ लाइक वेयर आई स्टैंड एंड हाउ फार आई नीड टू गो. ठीक है. तो इंग्लिश ही था वो सब्जेक्ट जिसमें मेरे थोड़े बहुत ठीक मार्क्स आए थे, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं थे कि मैं उसको प्रैक्टिस ना करती. ठीक है. जब उसके बाद मुझे पता चला कि दिस इज़ वेयर आई स्टैंड, तो उसके बाद मैंने भी हर एक एस्पिरेंट की तरह, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है, मैंने यूट्यूब ओपन किया, वहाँ पे टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज सुनी, तो वहाँ पे मुझे निमिषा मैम का पता चला. तो मैंने उनका पेड सब्सक्रिप्शन भी लिया था, उनकी यूट्यूब क्लासेस भी फॉलो करती थी, सब फॉलो करती थी. तो स्टार्ट मैंने उनके परफेक्शन बैच से किया. ठीक है. परफेक्शन क्लास सबसे पहले जब मैंने उनकी परफेक्शन क्लास करी तो मुझे ये लगा कि जैसे मैम क्या कैसे पढ़ाते हैं, मैम जैसे
नाउन्स की हेल्प से। मैम मतलब बहुत ईजी वे में पढ़ाते हैं कि जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, कुछ क्लोज टेस्ट है तो वहाँ पे अगर कि ये आगे नाउन है तो यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, फिर ये एडजेक्टिव फॉलो करे तो प्रोनाउन, ऐसे मतलब तो ऐसे मैम पढ़ाते थे। और ऊपर से मुझे पता क्या होता है, जैसे एक खाली स्लेट है उसके ऊपर लिखना और समझाना ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू जिस पे जो भरी हुई स्लेट है उसके उसके ऊपर आप लिखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो यही केस था मेरे साथ। जैसे कि अगर किसी एस्पिरेंट को कुछ नहीं आता उसको समझाना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द अनदर कैंडिडेट जिसको थोड़ा बहुत आता है, फिर वो अपना दिमाग लगाने लगता है। तो यही चीज़ मेरे साथ होती थी, ठीक है। जैसे मैम समझा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता था कि नाउंस प्रोनाउंस मुझे आते नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, निमिषा मैम का एक यूट्यूब पर ना एक ग्रामर का कोर्स है, ठीक है, वो मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। उनकी एक ही क्लास लगाई मैंने। तो मैं मुश्किल से उसको 15 से 20 मिनट ही देख पाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने नोट्स बनाने की ट्राई किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने वो चीज़ स्किप कर दी। मैंने कहा चलो आई विल, कि मुझे ये जैसे मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी ना तो मैं फील से जाती थी कि हाँ ये पढ़ के गलत लग रहा है और ये पढ़ के सही लग रहा है। लेकिन इतना भी फील पे जैसे अगर मैं कई बार बहुत ज़्यादा रिलाई कर लेती थी अपनी फील के ऊपर तो मेरे बहुत ज़्यादा आंसर्स गलत हो जाते थे। फिर मुझे पता चला कि नहीं यार ये गलत चल रहा है, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी ही नहीं आ पा रही है। मतलब मैं क्वेश्चंस ट्राई करती थी पूरे अटेम्प्ट करने की मॉक्स में, लेकिन एक्यूरेसी मेरी गिर जाती थी। इंग्लिश में काफ़ी क्वेश्चंस गलत रहते थे, ठीक है। तो ये फील वाली बात को ख़त्म करने के लिए मैंने ना उनके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखना स्टार्ट किए। मैंने अड्डा पे मैम की एक प्लेलिस्ट है 17 लेक्चर्स की, वो मैंने देखी थी। तो वो मेरी एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप यहीं से देखना, उनका वो बेस्ट है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, वो 17 लेक्चर्स की थी। मैंने वो डे 1 से, जैसे जब भी मैंने स्टार्ट किया, रोज़ 1 लेक्चर देखती थी उनका। आई थिंक हार्डली 38 टू 40 मिनट्स का वो होता था। उसको भी मैं 2x पे ही देखती थी। मैं ना इंग्लिश को 1x पे नॉर्मल पेस पे नहीं देख पाती थी, शायद ये मेरी वीकनेस थी। आई वुड नॉट सजेस्ट, जिनकी वीक है वो प्लीज़ जैसे वो पढ़ाती है वैसे ही 2x पर मत देखना, नॉर्मल स्पीड पे देखना जब तक आपको समझ ना आने लगे। हाँ, लेटर स्टेजेस में अगर आपको समझ में आने लग गया तो आप उसको 2x पे भी देख सकते हो, उनकी पीडीएफ्स के थ्रू भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के पूरे नोट्स बनाए, नोट्स को रिवाइज़ किया। सिर्फ रिवाइज़ नहीं किया, उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करके उनको सीखने की कोशिश करी। क्योंकि सिर्फ याद करने से 120 रूल्स से काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं कि आप उनको लेके नोटबुक को देख के पढ़ रहे हो उसको रट्टा मार रहे हो कि अच्छा यहाँ पे द नहीं आना चाहिए, इसमें ये नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं करना। आपको एक बार सारे रूल्स समझ में आ गए तो उनको आप क्वेश्चंस में अप्लाई करने का ट्राई करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि मैं परफेक्शन क्लासेस को कैसे अटेम्प्ट करती थी, कैसे मैम की उनकी देखी हैं, कैसे देखी हैं। जैसे मैम की मैंने क्लास प्ले कर ली, ठीक है, उसमें मैं पहले पॉज करती थी, जो भी वहाँ पे अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड किया, आगे आगे नेक्स्ट बढ़ाया। मैम टाइम देते हैं लेकिन मेरे से उतना वेट नहीं होता, तो मैं जल्दी पढ़ लेती थी, ठीक है, मेरी रीडिंग हैबिट अच्छी थी। मैं जल्दी पढ़ के उसको आगे फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ट्राई करती थी। मैं मैम के आंसर्स को बाद में सुनती थी, पहले मैं अपना अटेम्प्ट करती थी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक तरीका था जो मुझे हेल्प हुआ था कि अच्छा कि आपको जैसे आपने मैम का देख लिया, सुन लिया कि अरे हाँ ये तो सही है, यही होना चाहिए, ऐसे नहीं, आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना है, फिर मैम का सुनना है, फिर आपको सोचना है कि अच्छा ये गलत हुआ तो मेरा क्यों गलत हुआ। आपको एक साथ में एक कॉपी और पेन, पेज कुछ भी लेके रखना है, आपको अपने आंसर्स वहाँ पे लिखने हैं, फिर उसको देखना है, टिक मार्क करना है कि कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, ठीक है। ये ऐसे तो हो गई परफेक्शन क्लासेस। समटाइम्स मैं पीडीएफ से डाउनलोड करती थी, पीडीएफ्स को विदाउट एनोटेशंस डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करती थी, फिर उनके विद एनोटेशंस वाले में आंसर्स चेक कर लेती थी। ये हो गया परफेक्शंस को अटेम्प्ट करने का तरीका। दूसरी चीज़ जो मैं करती थी वो मैं करती थी, निमिषा मैम के यूट्यूब पर एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल पढ़ना, उस दिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया कि ये बोलना क्या चाह रहा है एडिटोरियल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पूरा निमिषा मैम का नॉर्मल पेज पे, 2x पर नहीं सुना था इस बार, नॉर्मल पेज पे मैंने सुना,
उसके बाद यू वोंट बिलीव मैंने एक नोटबुक लिया, उसके ऊपर मैंने जो भी मुझे समरी समझ में आई वो मैंने सारी लिखी, ठीक है। और उसके ऐसे 2 3 4 5 दिन मैंने ऐसे ही किया। मैम का एडिटोरियल सुनती थी, पहले वोकैबलरी सारी होती थी वो सारी पढ़ती थी, याद करती थी। और हाँ, वोकैबलरी का मैं आती हूँ, इसके बाद आती हूँ। तो उसके बाद वो सारा जो समरी होती थी वो मैं लिखती थी। तो 3 4 5 दिन मैंने ऐसे किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब तो मुझे समझ में आने लग गया है। तो एडिटोरियल मैं कैसे पढ़ती थी, सेम पहले मैं मैम का मोस्टली मैं पीडीएफ पढ़ती थी एडिटोरियल्स की। मैम की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे उनके आती है, ठीक है। तो मैम का जो टेलीग्राम चैनल, उस पर पीडीएफ को ओपन किया। स्टार्टिंग में वोकैबलरी होती है, उसके बाद एडिटोरियल होता है जो कि द हिंदू से पिक किया होता है, ठीक है। पहले वोकैबलरी को पढ़ा, स्कैन किया, याद किया। उसके बाद पूरा एडिटोरियल पढ़ा, उसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो वोकैबलरी में आपको पहले से मिल ही जाते थे, तो ईजी होता था समझना। वो सारा समझती थी, तो वो सारा समझ के मैं आगे बढ़ जाती थी। अगर मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ तो मैं ऐसे करती थी, बट जब मैं वीडियो सोर्स के थ्रू करती थी तो मैं स्क्रीन को पॉज करती थी, पढ़ती थी, फिर सुनती थी कि मैम ने भी यही बोला जो मैंने समझा है, फिर उसके बाद मैं आगे चल जाती थी, ठीक है। ये हो गया आपका एडिटोरियल पढ़ने का तरीका जो मैंने फॉलो किया था। और इंग्लिश का मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसे जैसे मैंने किया आप वैसे वैसे करो, यू विल एस इन इंग्लिश, आई एम श्योर, ठीक है। तो वोकैबलरी के लिए मैं बताती हूँ कि क्या क्या किया। सबसे पहले मैं आपको डाउट्स बताऊँगी कि क्या क्या थे। बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि मैम आपने वोकैबलरी को लिख के याद किया था। जैसे मैम कहते हैं कि वोकैब प्रोडिजी उनकी एक बुक है, उनमें से आपको इतने वर्ड्स याद करने हैं, है ना। तो वो सब मैंने नहीं किया था। प्रोडिजी मेरे पास थी, मैंने उनकी एक ई बुक थी, मैंने नहीं उसमें से याद किया, कुछ नहीं याद किया। स्टार्ट किया था पढ़ना, आई विल नॉट डिनाई, लेकिन मुझे वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं उसका एक पेज भी पूरा नहीं पढ़ पाई थी। तो मैं क्या करती थी मैम का, ठीक है, जैसे वो एडिटोरियल ना मैम द हिंदू से ही पिक करते हैं, और ना द हिंदू के ही मोस्टली जो वोकैबलरी होती है वही आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वोकैबलरी पे हम इतना टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि वोकैबलरी एक ओपन एंडेड सोर्स है, इसको आप एक ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में नहीं कर सकते। यहाँ पे आता है जैसे 2 चीज़ें होती है, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमें वोकैबलरी याद करने के लिए। तो आप वही सारे वर्ड्स करो जो निमिषा मैम अपने एडिटोरियल में आगे लिखती थी, करवाती थी। वो सारे वर्ड्स मैं स्टार्टिंग में, मेरी जो गलती मुझे लगती है वो मैंने क्या करी थी, मैं एक नोटबुक लगाई थी, ठीक है। उस पर मैं सारे वर्ड्स जैसे जैसे मैम की पीडीएफ पे लिखे होते थे ना, पहले वर्ड, उसका मीनिंग, फिर एंटोनिम, फिर सिनोनिम, फिर उसके बाद एक उसका एग्जाम्पल, वो सब मैं बहुत सारे पेजेस मैंने उससे भर दिए थे। उसके बाद मैं क्या करती थी, याद करती थी उनको। मैं कई बार ऐसे जैसे घर पे मेरी भाभी है, मैं उनको पूछती थी कि यार मेरे से ना ये वर्ड्स पूछो, मुझे इसके वर्ड मीनिंग पूछो, उनके एंटोनिम्स पूछो, सिनोनिम्स पूछो, मुझे आने चाहिए ऐसे। तो लेकिन मुझे ना ग्रेजुअली रियलाइज़ हुआ कि ये ना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, वही पीडीएफ पर ही मैं वोकैबलरी को याद करती थी, पढ़ती थी, फिर उसको आगे जैसे एडिटोरियल में तो आपको वो वर्ड्स देखने को मिलते ही थे। फिर मैं सोचती थी कि यार इसका क्या मतलब था, ये तो मैंने अभी वोकैबलरी में पढ़ा है। तो ऐसे ही ना ग्रेजुअली अगर आप डे 1 से 5 to 6 मंथ्स रोज़ एडिटोरियल करोगे, ये हो ही नहीं सकता कि आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग ना हो और आपकी रीडिंग हैबिट स्ट्रॉन्ग ना हो। हाँ, एडिटोरियल से ना मैंने पहले भी बताया था अपने कैमोमाइल टी विद टॉपर्स में कि आपकी 3 चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एक आपकी रीडिंग हैबिट, दूसरी आपकी वोकैबलरी, तीसरा आपका करंट अफेयर्स की नॉलेज भी बढ़ने लगती है, ठीक है। क्योंकि वही हम तो डेली वाले एडिटोरियल्स पढ़ते हैं और डेली वाला ही करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है ना, आपको जब जैसे आप करंट अफेयर्स में जाते हो तो आपको एडिटोरियल समझ में आने लगता है कि हाँ ये मैंने सुबह पढ़ा था करंट अफेयर्स में और अभी आज ये एडिटोरियल में भी आ गया, है ना। तो ये हो गया एडिटोरियल का, वोकैबलरी का, परफेक्शन क्लासेस का, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का। हाँ, एक चीज़ मैंने और करी थी अपनी वोकैबलरी के लिए, जैसे ना मैं कोई मॉक्स लगा रही हूँ, उसमें मुझे कुछ वर्ड्स दिखे जो कि मुझे नहीं पता और मेरे लिए न्यू है, तो मैं ना उनको टेबल पे ही लिखना स्टार्ट कर देती थी कि एक मैंने मार्कर उठाया रखा हुआ था, मार्कर से सारे नोट डाउन कर देती टेबल पे, सिर्फ वर्ड्स, उनके वर्ड्स और मीनिंग्स, ठीक है।
अब आपको भी ये नहीं करना है कि आप भी लाइब्रेरी में जाके टेबल्स भर रहे हो, नहीं, आप एक नोटबुक पे भी लिख सकते हो। मुझे ये, मैं घर पे फुल टाइम मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन करी है, इसलिए मुझे ईजी लगता था कि ये सामने रहेंगे मेरे, तो मैं जैसे अगर कहीं रिवाइज़ करना तो मैं कर सकती हूँ, है ना, सारा दिन मेरे ये सामने दिखेंगे ये मैंने किया था एक वोकैबुलरी के लिए। तो स्टार्टिंग में ना मुझे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के लिए बुक रेफ़र करी थी एक ऑलरेडी सिलेक्टेड एस्पिरेंट ने, ठीक है। उसमें सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थे, ठीक है, बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थे। शायद वो निमिषा मैम की ही कोई बुक थी, मैं आपको लिख के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका। तो उसमें से ना मैंने बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की प्रैक्टिस करी है, पीछे उसके आंसर्स दिए होते थे, एक्सप्लेनेशन के साथ दिए होते थे, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होती थी। उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुआ था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को अंडरस्टैंड करने का। बट मैं आपको एक तरीका बताती थी जो मैंने फॉलो किया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को अटेम्प्ट करने का, ठीक है, आरसीज को। देयर आर टू वेज जैसे आरसी सॉल्व करते हैं। एक कि कुछ बच्चे करते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको आंसर को ढूंढने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं। बट मैं क्या करती थी ना, मैं जल्दी से पूरा रीडिंग वो जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको रीड करती थी, फिर उसके आंसर्स देखती थी, फिर उसमें पता चल जाता ना कि अच्छा इसके बारे में तो हमने यहाँ पे ये वाले पैराग्राफ में पढ़ा था। और यू वोंट बिलीव मी कि वो ईजियर है अगर आपको रीडिंग हैबिट अच्छी है, आपने पढ़ा और उसको आपको तुरंत समझ में आ गया वो पूरा कॉम्प्रिहेंशन, तो इट्स वेरी इजी। आपने जल्दी से वो पढ़ लिया, पूरा आपको समझ में आ गया, उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी मच इजी, एंड वो जल्दी भी होता है, ठीक है। ऐसे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करती थी, मैंने ये वाली बुक भी फॉलो करी थी, मैं वो अटैच कर दूंगी नीचे, उसका नाम लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी वो थी एरर डिटेक्शन एंड पैराजम्बल्स। वो जहाँ पे भी मुझे मिलते थे वहाँ से मैं सॉल्व करती थी। मैं नॉर्मली अपनी टू डू लिस्ट में पैराजम्बल्स और एरर डिटेक्शन या तो मैं दोनों करती थी रोज़, या फिर ईदर वन ऑफ देम करती ही करती थी। वो तो करना ही करना था, चाहे आप 5 क्वेश्चंस कर रहे हो, चाहे 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, चाहे 20 क्वेश्चंस कर रहे हो। वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे निमिषा मैम के, वो आपको उनकी पेड क्लासेस पर भी मिल जाएंगे। जहाँ पे आपको मिलते हैं ना एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस या फिर पैराजम्बल्स के क्वेश्चन, आप प्लीज़ उनको सॉल्व करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ठीक है। और जैसे मैं क्या करती थी ना, जैसे मैं मॉक्स लगा रही हूँ, ठीक है, मैं सेक्शनल मॉक्स भी लगाती थी, टॉपिक वाइज मॉक्स भी लगाती थी। सेक्शनल मैं इंग्लिश के स्मार्ट कीड़ा से और ऑलिव बोर्ड से लगाती थी, और ये जो है क्या बोलते हैं टॉपिक वाइज मैं सिर्फ स्मार्ट कीड़ा से लगाती थी। टॉपिक वाइज में मैं कौन कौन से टॉपिक्स की प्रैक्टिस करती थी इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन और पैराजम्बल्स मैं वैसे मोस्टली वीडियो सोर्स के थ्रू करती थी, ठीक है। तो कई बार ना टॉपिक वाइज तो मैं मैक्सिमम 4 टेस्ट भी लगाती थी, क्योंकि वो हार्डली 7 to 8 मिनट्स के होते हैं स्मार्ट कीड़ा के टॉपिक वाइज टेस्ट, और ये जो सेक्शनल होता है वो 20 मिनट्स के होते हैं। तो मैं 2 मॉक टेस्ट सेक्शनल रखती थी अगर मैं उस दिन एरर डिटेक्शन यूट्यूब से नहीं कर रही हूँ या फिर कहीं पेड कोर्स से नहीं कर रही हूँ। तो आपको भी ये ट्राई करना है, ठीक है। एरर डिटेक्शन और पैराजम्बल्स रखने ही रखने हैं, डेली करने हैं। और अभी यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं मेंस के लिए क्या करती थी। मैं मेंस के लिए भी निमिषा मैम की क्लासेस ही फॉलो करती थी, जो भी उनकी क्लासेस होती थी वो सब करती थी, पीडीएफ से करती थी। और मैंने निमिषा मैम की आज तक एक भी क्लास 1x पर नहीं देखी है, हमेशा से स्टार्टिंग से 2x पर ही देखी है। और अगर मैं 2x पे क्लास नहीं देख रही हूँ तो मैं पीडीएफ से करती थी। अब आपको ये चीज़ नहीं करनी है, जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है प्लीज़ आप नॉर्मल पेस पे करिए, उनका समझाने का तरीका समझो, क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व कर रही हैं उनकी अप्रोच सीखो, और बस स्टिक कर जाओ, जो वो करा रही हैं वही आपको करना है। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो डेली टू डू लिस्ट है उसमें क्या क्या रहता था इंग्लिश के पोर्शन में। इंग्लिश में जो डेली रहता था वो था, एक तो निमिषा मैम की परफेक्शन की क्लास। कई बार मोस्टली मैं 2 क्लासेस करती थी, क्योंकि मैं 2x पे करती थी तो मेरी एक क्लास 20 to 30 मिनट्स में ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। 2 परफेक्शन की क्लासेस करती थी। उसके बाद
एरर के क्वेश्चंस करती करती थी, चाहे मैं 15 मिनट्स लगा रही हूँ चाहे 20 मिनट्स लगा रही हूँ। उसके बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जैसे मुझे 17 डेज़ अराउंड लगे थे उनको कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद जैसे अगर मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर रही हूँ तो मैं एरर्स की प्रैक्टिस नहीं करती थी उस दिन, ठीक है। 120 रूल्स कर लिए, निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास कर ली, और कई बार मॉक ले दिया सेक्शनल वाला इंग्लिश का। एडिटोरियल पढ़ती थी, ठीक है। तो मैं समराइज़ करती हूँ कि मेरी टू डू लिस्ट में क्या होता था। इसमें जैसे कभी कुछ स्किप हो जाता, कभी कुछ ऐड हो जाता था, तो मैं पूरा बता देती हूँ कि वो आपको डिसाइड करना है कि आपको डेली बेसिस पे क्या क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट पर निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास, फिर एरर डिटेक्शन, इसको तो आपको डेली करना है, ठीक है। उसके बाद पैराजम्बल्स, उसके बाद एडिटोरियल, फिर सेक्शनल मॉक्स, फिर टॉपिक वाइज मॉक। ये 6 चीज़ें हो गई हैं। इनमें से मैं 6 की 6 चीज़ें रोज़ नहीं करती थी, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करती थी, ठीक है। इन द लास्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि ना हर एक एस्पिरेंट का एक कुछ टॉपिक्स, कुछ एरियाज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एरियाज़ वीक होते हैं। सारे एरियाज़ वीक हों ये कभी नहीं होता, ठीक है। विद टाइम आपको पता चल जाता है कि हाँ ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। ये नहीं कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को छोड़ देना कि नहीं ये तो मुझे आता है, इसको तो मैं कर लूँगा, ये चीज़ सोच के नहीं चलनी है। जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला टॉपिक है, एरिया है, उसको भी आपको, अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे हो उसकी प्रैक्टिस, तो अल्टरनेट डेज पे तो करना ही करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको सारे सब्जेक्ट्स डेली करने हैं। अभी जब मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस ख़त्म हो जाएंगी तब मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट की जो मेरी ये जो है ना, ये जो डायरी, वो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या था, तो आप उसी को एडजस्ट करके फॉलो करना। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि मैम हम फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो हम इतना सारा कैसे पढ़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने जॉब के साथ भी अपने ये बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, और बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो 6 आवर्स 6 मंथ्स तक पढ़ के उन्होंने अपना SBI PO फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। बैंक, फिर से मैं बताना चाहूँगी कि बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है जो स्टार्टिंग से ही अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत टफ एग्ज़ाम है। बिलीव मी इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जामिनेशंस। अगर आप कंसिस्टेंट हो, रोज़ पढ़ रहे हो, डेली आप अपने टू डू लिस्ट को पूरा कर रहे हो, एंड इन सब के ऊपर जो चीज़ है ना वो है ऑनेस्टली। अगर आप इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी से फॉलो करोगे, पढ़ोगे। मेरा रिज़ल्ट 19 मार्च को आया था SBI PO का, तो आई एम श्योर अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे आपका भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा बाय द नेक्स्ट मार्च, है ना। एंड आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे उनका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक है, कोई भी डाउट्स है, प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन। एंड लेट मी टेल यू, ये मैं वीडियो अपना कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो जो मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्लीज़ गिव मी द फीडबैक। थैंक यू, आई होप यू enjoyed the video and I hope you got to learn a lot from this video. Bye bye.